हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई के थ्रू जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा सैम्पल पेपर 2020-21 क्लास 12 इकोनॉमिक्स 030। अब इसमें कुछ इसके सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन आपके सामने दिखेंगे कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन टू पार्ट्स, पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 40-40 मार्क्स ईच। बच्चों ये इस पेपर को इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि इस पेपर के अंदर सीबीएसई ने बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। जो चेंजेस आज तक नहीं हुए थे, वो चेंजेस क्या है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन के पूछने के स्टाइल पर। ठीक है, उसी चेंज पैटर्न को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी तो सेम वैसे ही है जैसे पहले चल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से अब इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो मार्क्स ऑफ फॉर द क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 18 to 27 इंक्लूडिंग 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये सबसे बड़ा चेंज है कि आज तक आपने पहले केस स्टडीज या केस बेस्ड क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में ही सुना था। ठीक है, अब वही चीज अब इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड कर दी गई है कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये सब 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जिनका आंसर आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, जो केस स्टडी पूछी जाएगी उसके भी आंसर जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और वो केस स्टडी कौन कहाँ कहाँ पर होगी ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में दिखा है। देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन आर क्वेश्चन नंबर 7 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 25 to 27। ये जो क्वेश्चन होंगे 7 to 10, ये आपके केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन होंगे। एक केस पैराग्राफ दिया गया होगा आपको, उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 आर 3 मार्क्स क्वेश्चन और आर टू बी आंसर्ड इन 60 to 80 वर्ड्स। बेटा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में इंटरनल चॉइस के बारे में नहीं बोला गया, लेकिन पेपर में आपके इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको, जैसे कि आपके बिजनेस स्टडी में थी। तो इंटरनल चॉइस आपके कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन में होगी और पार्ट ए में और पार्ट बी में। मीन्स 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे उसमें इंटरनल चॉइस होगी, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछे जाएंगे उसमें इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, मीन्स आपको एक अल्टरनेट क्वेश्चन और पूछा गया होगा, उसमें आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा गया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 12 है, तो 12th क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इंटरनल चॉइस, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे होंगे और करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड क्वेश्चन नंबर 30 to 32 आर 4 मार्क्स क्वेश्चन आर टू बी आंसर इन 80 to 100 वर्ड्स। इनके आंसर आपको 80 to 100 वर्ड्स में और ये 4 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 16 to 17 एंड 33 to 34 आर 6 मार्क्स क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड इन 100 to 150 वर्ड्स। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आपके आंसर जो होंगे वो टू द पॉइंट होंगे एंड द अबव वर्ड लिमिट बी एडहेरेड टू एज फार एज पॉसिबल। आपको वर्ल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। जितनी वर्ल्ड लिमिट आपको बोली गई उतने ही लगभग वर्ल्ड लिमिट में आपको आंसर देने हैं। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन पेपर पर आते हैं सीधे फटाफट। तो पहले आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन ही होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जैसे कि इन्वेंट्री इज अ डैश कंसेप्ट वेयर एज द चेंज इन इन्वेंट्री इज अ डैश कंसेप्ट। तो इसका इन्वेंट्री बेटा क्या होता है आपको मालूम ही होगा, स्टॉक है, लेकिन चेंज इन्वेंट्री जो होता है वो फ्लो कंसेप्ट होता है। पहले का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन ए, स्टॉक एंड फ्लो। इसमें इसका अल्टरनेट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर अल्टरनेट इसे कहते हैं इंटरनल चॉइस, कि इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 200। अब आपको यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 दी गई है करोड़, एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो 400 है। तो जो नेफा दे रखा है वो 200 है टोटल नेट वैल्यू, और उसमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब्रॉड से जो इनकम आ रही है वो 200 है। तो आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड से कितना आ रहा है, तो इसका आपको आंसर इसमें निकालिए। आपका आंसर निकला कि मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा है, तो जो बच्चे इसमें आंसर लिखें फटाफट कमेंट में कर दें। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, बताओ फटाफट। इसका आंसर होना चाहिए 240, सिंपल सा है। ठीक है,
कि जब 240 जो होगा इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो इनकम हमारे पास आएगी उसमें से टू अब्रॉड को, जो इनकम अब्रॉड से को जाएगी उसको माइनस कर देंगे, तो नेफ आपका 200 बचेगा। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ये लिखा है, इन present COVID-19 times, many economists have raised their concern that Indian economy may have to face a deflationary situation ड्यू टू रिड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री। ठीक है, अब कोविड-19 की वजह से बहुत से इकोनॉमिस्ट ने ये कंसर्न रेज किया कि इंडियन इकोनॉमी को डिफ्लेशनरी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई है कंट्री के अंदर, रिड्यूस कम हो गई है। सपोज यू आर द मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमिटी constituted by the RBI। आप एक कमेटी के हाई पावर्ड मेंबर है, जो कमेटी आरबीआई ने बनाई है। यू हैव टू सजेस्ट दैट एज सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक, आप अगर सुपरवाइजर हैं कमर्शियल बैंक के, ऑफ द मनी रिलीज बी एंश्योर्ड, आप मनी को क्या करेंगे, तो आप मनी को रिलीज कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी अब रिड्यूस हो रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेज करने के लिए इकोनॉमी के अंदर आप पैसा, मनी को इंजेक्ट करेंगे, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए लोगों के पास पैसा पूरा पर्याप्त पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोविड-19 ये टर्म ली गई है, ये आपका कोरोना वायरस की का ही है, और इससे सीबीएसई ने ये इंडिकेट करना चाहा है बच्चों को इनडायरेक्टली वे में, कि आपको करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर 2021 में होने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट जल्दी से, जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया जा रहा है, जो कि सैंपल पेपर से वो से केस बेस्ड स्टडी है, ये आपके सामने आ गया है। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द सेम। अब एक न्यूज रिपोर्ट है, इस बेसिस को आपको न्यूज रिपोर्ट को पढ़ना है, और इसके बेस पर 7 to 10 जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने हैं, तो पढ़ लेते हैं फटाफट। द आरबीआई ऑफ इंडिया कट रेपो रेट टू 4.4%, द लोएस्ट इन एटलीस्ट 15 ईयर्स। आरबीआई ने रेपो रेट में कट कर दिया है, जो कि 15 ईयर्स में सबसे कम है। Also, it reduced cash reserve ratio (CRR) maintained by the banks for the first time in over 7 years। अब CRR को भी रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, CRR for all the banks was cut by 100 basis point to release 1.37 लाख करोड़। जब CRR कट होगा 100 बेसिस पॉइंट्स पर, तो 1.3 लाख करोड़ रुपीज क्या होगा, रिलीज होगा अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शशिकांत दास predicted a big global recession and said India will not immune। आरबीआई ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि ये ग्लोबल रिसेशन है, जिससे इंडिया भी उबर नहीं पाया। ठीक है, कोविड-19 की वजह से इंडिया को भी अछूता नहीं रहा है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ इंडिया रेस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। अब ये डिपेंड करेगा कि इंडिया इस सिचुएशन में कैसा रेस्पॉन्ड करेगा। एग्रीगेट डिमांड में वीकन और ईज कोर इन्फ्लेशन। अब एग्रीगेट डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में अब पूछा जाएगा कि वो एग्रीगेट डिमांड आपकी वीक कमजोर होगी, और इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, अब हमने ये न्यूज रिपोर्ट पढ़ी, अब इसके जो आंसर क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पर। कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई टू डैश द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। अब आरबीआई जब रेपो रेट कम कर देती है, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर को अगर डिक्रीज कर देंगे तो विल लीड टू क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड या राइज इन एग्रीगेट डिमांड, नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड या फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। तो जब सीआरआर रिड्यूस होगा, तो सीआरआर रिड्यूस करने का मेन मोटिव क्या होता है कि हम कंज्यूमर की जो एग्रीगेट डिमांड है उसको इंक्रीज कर दें, ताकि कंज्यूमर ज़्यादा पैसा खर्च करे। ठीक है, उसके बाद पैसा खर्च करने के लिए पैसा मौजूद हो जाए, सीआरआर रिड्यूस होगा तो बैंक ज़्यादा पैसा रिलीज करेगा, ज़्यादा क्रेडिट ग्रांट करेगा लोगों को, और जब ज़्यादा पैसा पहुंचेगा लोगों के पास तो डिमांड तभी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा राइज इन एग्रीगेट डिमांड। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका, द डिफरेंस बाय विच एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एंड द एग्रीगेट डिमांड बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो एक्सीड कर रही है द एग्रीगेट डिमांड, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड थी, रिक्वायर एस्टैब्लिश्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नोन एज। अब जो आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट से इंक्रीज हुई, and the aggregate demand required to establish full employment equilibrium is known as
इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं उसे बच्चों। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है उससे ज़्यादा अगर एग्रीगेट डिमांड हो जाए, ठीक है, एक्चुअल, तो वो गैप आपका इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। अगर एग्रीगेट डिमांड जो इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को लिए चाहिए उससे कम एग्रीगेट डिमांड है तो उसका रिवर्स हो जाएगा डिफरेंशियल गैप। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड आपको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए उससे ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड हो गई है तो वो इन्फ्लेशनरी गैप को आपको इंडिकेट करेगा, तो उसका आंसर आपका इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 10th आंसर क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर केनेंसियन थ्योरी ऑफ इनकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी आर। अब जो एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट है केनेंसियन थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल, एक्सेस डिमांड से इनकम की डिक्रीज हो जाएगी, या आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल, डिक्रीज इन नॉमिनल इनकम बट नो चेंज इन रियल आउटपुट, इंक्रीज इन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल, या नो चेंज इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन प्राइस लेवल। अब केनेंसियन थ्योरी जो थी उसमें ये बताया जाता है कि जो आपकी डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर उससे ज़्यादा अगर एक्सेस डिमांड होती है तो उसके बाद आप वो डिमांड जो एक्सेस बढ़ रही है उसके बाद आप आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। उस डिमांड को एक्सेस डिमांड को मेंटेन करने के लिए आपको प्राइस लेवल ही इंक्रीज करने पड़ते हैं। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है नो चेंज इन आउटपुट, आउटपुट तो इंक्रीज हो नहीं सकता, और एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, आपका जनरल प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सीधे 18 पे चलेंगे बच्चों, इसके फिर ये आपका 11 का ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। अब इसमें बच्चों यहाँ पर एक चीज ये पूछी गई, ध्यान से देखें, सिंपल ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन तो है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखें स्टेट विद वैलिड रीजन, आपको अपने ट्रू या फॉल्स का जो रीजन जरूर लिखना है, ठीक है। सिंपल ट्रू या फॉल्स आपको लिख के नहीं आना है, यहाँ पर ट्रू अगर आपका ट्रू है तो उसका रीजन लिखें, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है उसका रीजन लिखें। तो यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स का ए और बी है 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं सीधे फटाफट जल्दी से। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ गया 16। अब आ जाते हैं, हाँ 16 ये रहा। अब जो है 16 क्वेश्चन भी जरा एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्विस परफॉर्म बाय वुमेन में नॉट बी कंसिडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, डिफ्यूट और रिब्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। अब इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, कमेंट करना है लगभग है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप डिफेंड करेंगे, मीन्स इस स्टेटमेंट के साथ है, और रिफ्यूट मतलब इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। तो जाहिर सी बात है जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती हैं, सर्विस होती हैं, जो वुमेन करती हैं, गृहिणी जो करती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं होना चाहिए, इसको आप डिफेंड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आप डिफेंड में रीजन लिखेंगे, क्योंकि उस जो हाउस होल्ड वर्क किया जाता है एक वुमेन के द्वारा, उसका कोई भी मेजरमेंट मॉनिटरी टर्म्स में नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए उस इस स्टेटमेंट को हम डिफेंड करते हैं, स्टेटमेंट को हम साथ रहेंगे। ऐसे ही अगला है, नेक्स्ट बी पार्ट है, उसका भी आपको ऐसे आंसर लिखना है कि स्टेट वैलिड रीजन शुड इट इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ अ साइक्लोन इज एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब जो कंपनसेशन मिला है विक्टिम को, विक्टिम माने जो जो पीड़ित है व्यक्ति है, साइक्लोन के कारण जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कंपनसेशन मिला है, इज एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयर मेजर, ये वेलफेयर मेजर का एग्जांपल है टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो पैसा दिया गया है इसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होना नहीं है बच्चों, क्योंकि ये विक्टिम को पैसा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की सहायता के लिए, तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, और ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी आ गए, इसमें वन मार्क्स क्वेश्चन क्या है पूछे गए कि डैश वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर or 1991 acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming a large on the erstwhile Indian economy। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, ये आपका एक जीके बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और उर्जित पटेल, तो इसमें आपको आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपसे कमेंट अपने सेक्शन में चाहूंगा कि फटाफट इसका आप आंसर देखें, जैसे आप वीडियो देखें इसका आंसर लिखें, और अपना
जीके भी थोड़ा इंप्रूव करना है, जीके बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक चेंज आया, बिग चेंज क्वेश्चन पेपर के पूछने बाद, ठीक है। जैसे लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर। असर्शन होता है कि स्टेटमेंट, एक तथ्य, और उसका एक रीजन माने, उसका रीजन कारण माने आर बोला गया है। चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। अब उसके नीचे जो करेक्ट अल्टरनेटिव है वो उसमें आपको चूज करना है। जैसे कि असर्शन एक तथ्य है कि इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, प्राइमरी प्रोडक्ट सॉरी, एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। ठीक तथ्य है, ये हमने पढ़ा था आपका फर्स्ट चैप्टर में थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि इंडिया जो है एक्सपोर्टर बनना है प्राइमरी गुड्स का, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हिंदुस्तान से प्राइमरी प्रोडक्ट को क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते अपने ब्रिटेन में, और वहां से फिनिश गुड्स बना के हिंदुस्तान के अंदर बेचते थे, ठीक है, तो इंपोर्टर बन गया। तो एक तथ्य है। अब इसका रीजन क्या कह रहा है ये, कि रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट, एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज थी कमोडिटी प्रोडक्शन के लिए, और ट्रेड एंड टैरिफ थे परस्यूड बाय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाए थे, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ इंडियन फॉरेन ट्रेड को, ठीक है। ये दो बातें हो गई। अब इसके अल्टरनेटिव स्टेप बोल रहा है वो, ध्यान से देखेंगे। पहला कह रहा है कि बोथ assertion A and reason R are true, reason R is the correct explanation of assertion A। जो आपने assertion पढ़ा था कि इंडिया एक्सपोर्टर है प्राइमरी गुड्स का, इंपोर्टर है फिनिश गुड्स का, उसका रीजन ये है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही पुअर थी, जिससे हमारा फॉरेन ट्रेड क्या बैडली इफेक्ट हुआ था। तो उसके लिए कह रहा है कि जो असर्शन ए है और आर है दोनों ट्रू है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आर सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाले असर्शन में तथ्य का। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। बी कह रहा है बोथ असर्शन एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है जो ऊपर वाला आपका असर्शन था, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। और सी और डी में क्या कह रहा है, असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये आर फॉल्स केस हो जाएगा, आर तो ट्रू था, ऐसी तो पॉलिसी थी उनकी कि हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इन फॉरेन ट्रेड, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को उन्होंने एडवर्सली इफेक्ट किया था। असर्शन आर इज फॉल्स, असर्शन आर फॉल्स कैसे हो जाएगा, वो ट्रू भी ट्रू है, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्टर बन रहा था किस चीज का, प्राइमरी प्रोडक्ट का, और इंपोर्टर बन रहा था फिनिश गुड्स का, तो ये सी और डी तो गलत हो गए। अब हम ए और बी को डिस्कस करेंगे बच्चों, ध्यान समझो कि ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आना है, और ये काफी क्रिटिकल बेस या कंसेप्चुअल बेस है, कि ए में तो आपको फैक्ट कह रहा है और उस फैक्ट का रीजन बता रहा है, ठीक है, कि इंडिया एक्सपोर्टर है प्राइमरी गुड्स का और इंपोर्टर है फिनिश गुड्स का। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पॉलिसीज है कॉलोनियल गवर्नमेंट की, कि रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बना दी थी कि भैया तुम प्राइमरी गुड्स बनाओगे, फिनिश गुड्स नहीं बनाओगे, ट्रेड एंड टैरिफ आपके ज्यादा हो गए थे, और उससे हमारा क्या हुआ था, इफेक्ट हुआ था स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इट मींस जो फैक्ट आपको एसेशन ए दे रखा है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से तो हुआ था एक्सपोर्टर हम बन गए थे प्राइमरी गुड्स के, क्योंकि कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी ही खराब थी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर इसमें आगे है आपका, देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, 22 वाला ये आ गया। इस ये भी एक नया तरीका है क्वेश्चन पूछने का। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट सिस्टम गिवन इन कॉलम 1 corresponding relevant fact given in column second about China, choose the correct pair। अब यहाँ पर लिखा है ग्रीट लीव फॉरवर्ड, कम्युन सिस्टम, पोलेशन कल्चर रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, ठीक है। अब इसके जो करेक्ट रिलेवेंट कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट हैं वो कॉलम बी में लिखे गए हैं। जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जो फैक्ट वो है कॉरस्पॉन्डिंग रिलेवेंट फैक्ट, वो ये है कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिविटी, ये आपका गलत हो गया, ये सही इसका फैक्ट रीजन नहीं है। कॉम्यून सिस्टम, ओपनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज इन देयर होम्स, ये इसका भी करेक्ट फैक्ट नहीं है। लेकिन पॉलरेशन पॉलरेशन कल्चरल रिवॉल्यूशन, स्टूडेंट वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड, कि अपने कंट्री साइड में ही वो
लर्न करेंगे, जहाँ वो रहते हैं वहीं वो पढ़ेंगे। तो ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसमें आंसर नंबर सी, द करेक्ट फैक्ट इज पॉइंट नंबर थर्ड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, ये देखेंगे, ये बहुत, इसको हम डिस्कस करना चाह रहे थे, मेन इंपॉर्टेंट। कि क्वेश्चन नंबर, रीड द, ये दिख रहा होगा, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल केस स्टडी है, हाइपोथेटिकल जो खुद बनाई गई है, एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 24 एंड 27। 24, 25, 26, 27 ये आपको इसके आंसर लिखने हैं। फटाफट पढ़ लेते हैं। सिंस age farmers ages farmers India have taken recourse to debt in earlier times. The same was from informal sources. Since independence, with the efforts of the government, formal sector was actively come into picture. Farmers borrow not only to meet their investment need but also satisfy their personal needs. Uncertainty of income caused by factors like crop failure, caused by irregular rainfall, reduction in groundwater table, look, locusts, and other pest attack, etc. These reasons push them into the clutches of private money lenders who charges exorbitant rates of interest which add to their miseries. Various government in India at different times for different reasons introduced debt relief fever schemes. These schemes are used by the government as quick means of extricate farmers from their indebtedness, helping to restore their capacity to invest and produce. In short, to lessen the miseries of the farmer across India. The cost and benefit of such debt relief schemes are, however, a widely debated topic among the economists. Some economists argue that such schemes are extremely beneficial to the poor and marginalized farmers, while others argue that these schemes add to the fiscal burden of the government. Others believe that these schemes may develop expectation of repeated bailouts among the farmers, which may spoil the credit culture of among the farmers. तो बच्चों ये एक आपको एक पैराग्राफ दिया गया, काफी बड़ा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को जो पढ़ना आपने में पढ़ा, उस बेस पर आपको इसके आंसर देने हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको अपनी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है, और इस पैराग्राफ को देख के आप अपने इंग्लिश का पेपर भी याद आ रहा होगा कि जहाँ पर रीडिंग सेक्शन में आपको एक पहला सेक्शन में आपको एक पैराग्राफ मिलता था, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते थे। तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर बनाया गया है ये उस तरीके से है कि आपको यहाँ पर बिजनेस स्टडी और इंग्लिश के पेपर की कुछ इसेंस नजर आ रहा होगा। तो हम फटाफट इसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Uncertainty of income for farmers India is majorly caused by, अब जो हमने पढ़ा था कि जो इनकम थी अनसर्टेनिटी फार्मर्स की किस वजह से हुई थी, इरेगुलर इरेगुलर रेनफॉल या अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स। तो इसका आंसर सिंपल है आपका इरेगुलर रेनफॉल। सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट डेप्ट वीवर स्कीम्स, जो डेप्ट वीवर स्कीम है मीन्स कर्जे को कम करने वाली जो स्कीम्स थी, आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू द पुअर एंड marginalized farmers as these स्कीम रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंडेप्टनेस या पर्सनल एक्सपेंडिचर। ये इंडेप्टनेस को कम करेंगे, कर्जे को कम करना है, सिंपल सा। तो इसका आंसर है इंडेप्टनेस। द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेट मल्टी एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस, रीजनल बैंक्स या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इज expected to dispense credit at cheaper rates of agriculture purpose to the farmers। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया का है कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो वहां पर जो मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस हैं कौन से हैं, रीजनल रेगुलर बैंक्स हैं या आपके स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसमें कहना है कि कौन से वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं टू डिस्पेंस द क्रेडिट एट चीपर रेट्स। कौन से बैंक हो सकते हैं वो, फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मैं फटाफट इसका इंतजार करूंगा कि आप इसका आंसर मुझे फटाफट बता दें। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रीजनल और ये भी लगभग वैसी है, रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स is the most prominent body
रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट। तो इसमें भैया लैंड डेवलपमेंट ही बैंक होगा जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करेगा फॉर लैंड डेवलपमेंट के लिए। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 दिखा है, इंडिया हैज इमर्ज एज अ हॉट स्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म, डिफेंड द स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। अभी इंडिया जो है वो हॉट स्पॉट बन रहा है मेडिकल टूरिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ बाहर से लोग हमारे यहाँ अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, तो इसके आपको डिफेंड करना है या विद वैलिड आर्गूमेंट्स रीजन लिखने हैं। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 29 इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, देखो ये यहाँ पर इंटरनल चॉइस होगी। डिस्कस एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम्स इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से कौन सी मार्केटिंग स्कीम है एग्रीकल्चर की जो गवर्नमेंट ने ली है, उनके स्टेप्स आपने डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी सिंपल है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 भी लगभग वैसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर 31 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं डिस्कस किए हैं, हम वही क्वेश्चन पर फोकस करें जो थोड़ा चेंज है। अब क्वेश्चन नंबर 31 भी देखो, आत्मनिर्भर भारत हैड बीन at the roots of Indian planning process in the form of self-reliance as the objective of planning process। अब आत्मनिर्भर भारत आपने सुन रखा होगा वर्ड, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मेन मोटिव यही है कि सीबीएसई आपको, दोबारा मैं उस बात को इंडिकेट कर रहा हूँ कि सीबीएसई आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक जो होंगे उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी देखिए सिंपल वही है कि इफ द रेट of resources extraction exceeds the rate of regeneration, it leads to the reduction in carrying capacity of the environment। सिंपल इसका मीनिंग कह रहा है कि जो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन है, आप रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहाँ से, अपने ओशन से, सी से, ठीक है, बिलो द वाटर लेवल, बिलो द अर्थ, वहां से जब एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो अगर एक्सीड हो गया टू द रेट ऑफ रीजनरेशन, दोबारा उन रिसोर्सेज को पैदा होने से, तो आपको इकोनॉमिक की जो एनवायरनमेंट कैपेसिटी है उसको वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो इस पॉइंट को हम इसलिए डिफेंड करेंगे, इसलिए इसके साथ हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर कोई रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किया रहा है तो इकोनॉमी के अंदर ये एबिलिटी होती है उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। लेकिन अगर हम उसको एक्सेस तौर पर उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी की कैपेसिटी है रीजनरेट करने की वो काफ़ी डिस्ट्रॉय होगी और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर टू आइडेंटिफाई द पुअर, established a rational establish the rationale of the given statement with valid reason। अब यहाँ पर आपको वैलिड रीजन लिखना है कि जो कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर, कि कैलोरी बेस पर आप किसी को मेजर नहीं कर सकते कि वो पुअर है। ठीक है, कैलोरी एक आपकी फूड क्वांटिटी है, ठीक है, कि फूड एनर्जी है, जिससे आप जितना फूड खाते हैं उससे एनर्जी कितनी मिलती है। उसके अलावा भी बहुत अलग मेजर्स होते हैं जो किसी पर्सन को पुअर या वेरी पुअर इंडिकेट करते हैं, जैसे कि एजुकेशन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप अगर आप खाना पूरा खा रहे हैं, ठीक, कैलोरी बेस्ड खाना खा रहे हैं, उतनी कैलोरी का खाना खा रहे हैं तो आप पुअर नहीं हो सकते। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, आपके पास हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो आप पुअर कहलाओगे ही। ठीक है, तो पुअर को मेजर करने के लिए या पोवर्टी को मेजर करने के लिए अलग मेजर्स भी होने चाहिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट के साथ हम रहेंगे, इसको हम सही मानते हैं कि कैलोरी बेस्ड नॉर्म जो है वो एडिक्वेट मेजर नहीं होता किसी को आइडेंटिफाई पुअर करने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम लास्ट सेक्शन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर लास्ट ईयर की तरह ही क्वेश्चन है कि आपको इसमें ट्रू फॉल्स लिखना है। सिंपल सा कि स्टेट गिविंग वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसके रीजन लिखने हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कि सिंस इंडिपेंडेंस द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैव ट्रिकल डाउन। जो बेनिफिट हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिपेंडेंस के बाद, दे हैव बीन ट्रिकल डाउन टू द पीपल एट द बॉटम ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। जो पॉपुलेशन है पिरामिड का, कि पिरामिड जो बनता है ट्रायंगल शेप में, उसमें जो पॉपुलेशन का पिरामिड है इसमें जो बॉटम में आते हैं वो पुअरेस्ट होते हैं, जो सोसाइटी के बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, वहां तक इकोनॉमी के बेनिफिट पहुंच रहे हैं या नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव द बर्थ ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होता है तो उससे क्या मिलता है, हमें इनोवेशन मिलता है, इन्वेंशन मिलता है और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट मिलता है। दैट इज स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पर स्टेटमेंट का जो आंसर लिखना है ट्रू,
वो तो आपका हाफ मार्क्स का है, लेकिन 1.5 मार्क्स का क्या है आपके रीजन रीजन के। तो इस पर जरूर ध्यान देना बेटा कि आपको ट्रू और फॉल्स लिख के ही पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, उसके रीजन लिखेंगे तब आपको उसका पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। तो भैया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बनती है, जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं एजुकेशन और हेल्थ पर, ठीक है। और जब हेल्थ और एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारे ह्यूमन बींग्स मैन पावर क्या होगी, स्किलफुल होगी, कैपेबल होगी, जिससे वो इनोवेशन कर सकती है, इन्वेंशन भी कर सकती है और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव भी कर सकती है, ठीक है। तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड नेशनल इनकम। क्या इनवर्स कोरिलेशन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और नेशनल इनकम के ऊपर? नहीं जी, फॉल्स हो गया। तो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर रहा है तो नेशनल इनकम भी तो ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो बच्चों आपको ये मैंने पेपर डिस्कस कर दिया है। इस पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम।